हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यहाँ पे आप सभी को। बहुत ही शानदार वीडियो है। जीएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और जब आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ वास्तव में इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूँ आज यह दोनों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो जो हम लेकर आए हैं प्रश्न, एक प्रश्न है हमारा भ्रम और एक है भ्रांति। ठीक है, भ्रांति या विभ्रम उसी को कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, यह दोनों प्रश्न मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस यानी साइकोलॉजी में भी है। ठीक है, तो इसलिए यह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में है, भ्रम और विभ्रम, तो इसलिए यहाँ पे पढ़ लेंगे। और साथ में एनीमिया पढ़ेंगे। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता, ठीक है, रक्त की कमी। तो एनीमिया आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में आपके चाइल्ड हेल्थ में भी है और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में भी है। तो एनीमिया सेकेंड ईयर में भी और फर्स्ट ईयर में भी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो मैं ये इसलिए निकाल रहा हूँ कि मान गए 2 दिन बैठे ही रहेंगे, ठीक है ना, और कल हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे। तो क्या फ़ायदा है बैठने से, इससे बढ़िया है कुछ न कुछ पढ़ाई हो जाए, कुछ क्वेश्चन जो कॉमन है निकल जाए तो सही ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने में है पीडीएफ। रही बात प्ले लिस्ट की, तो मैं सेकेंड ईयर में भी इसको डाल दूंगा और फर्स्ट ईयर में भी डाल दूंगा क्योंकि दोनों में है। तो जितना भी कॉमन वाला पढ़ा रहे हैं ना, सब आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में मिल ही जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है कि आखिर यह भ्रम होता क्या है, हेलुसिनेशन होता क्या है, इसके प्रकार बताएं। यह क्वेश्चन 5 नंबर से ज़्यादा में आपको कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा 5 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा भ्रम और भ्रांति या भ्रम और विभ्रम में अंतर बताएं, हेलुसिनेशन और इल्यूजन में अंतर बताएं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या प्रॉपर पूछेगा तो हेलुसिनेशन या फिर इल्यूजन 5 नंबर में, इससे ज़्यादा में प्रश्न नहीं पूछेगा ये। ठीक है, चलिए तो हमें भ्रम क्या होता है और भ्रम का एक प्रकार को बताना है, हेलुसिनेशन क्या है और इसके टाइप्स को बताएं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। भ्रम, हेलुसिनेशन। माय डियर, भ्रम क्या होता है, भ्रम क्या होता है आप लोग सोचिए। भ्रम कब उत्पन्न होता है, जब किसी भी चीज़ों को जो है हम क्या करते हैं, गलत जो है विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, गलत किसी चीज़ पर बोध हो जाता है, गलत जानकारी मिल जाता है, तभी ना हमारे अंदर भ्रम आता है। तो यही चीज़ें है, किसी दार्शनिक उद्दीपक स्टिमुलेटेड में उपस्थित न रहते हुए भी वास्तविकता का बोध करना मिथ्या प्रतिरक्षण या भ्रम कहलाता है। हेलुसिनेशन का सीधा मतलब है कि जो चीज़ें हम करते हैं वो चीज़ें रियलिटी में हो नहीं रहा है। ठीक है, जो हम सोच रहे हैं वह रियलिटी में है नहीं, जो हम देख रहे हैं वह वास्तविकता से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, जो हम सूंघ रहे हैं, किसी भी प्रकार के आपको भ्रम हो सकता है, सुनने से हो सकता है, देखने से हो सकता है। ठीक है, स्वाद लेने यानी सूंघने से संबंधित हो सकता है। तो अनेकों प्रकार के आपके अंदर भ्रम हो सकते हैं और यही सब भ्रम जो है क्या होता है, आपके वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रोड पे हैं, ठीक है, रोड पे हैं, रोड एकदम क्लीन है, लेकिन आप देखते होइएगा गर्मी के समय में आपको लगता है कि रोड पर पानी बह रहा है। ठीक है ना, धूप रहेगा, करकराती हुई धूप, और कुछ दूर पहले से आपको लगेगा, धूप पर देखिएगा आगे, रोड के अपने आगे देखिएगा रास्ते में, तो लगेगा कि वहाँ पानी जो है रोड पे पानी की तरह जो है झिलमिलाहट सा लगेगा। तो ऐसा यही भ्रम होता है, रियलिटी में वहाँ पे है नहीं, कोई पानी वानी है नहीं, लेकिन आपको आभास हो रहा है, आभास, गलत चीज़ों का आभास होना। रियलिटी कुछ है नहीं लेकिन फिर भी गलत चीज़ों का आभास होना ही भ्रम कहलाता है। ठीक है, गलत फहमी। ठीक है ना, सीधा समझिए कि आपको गलत फहमी हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको जो है भ्रम के अंदर आता है। एस्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, एस्टिमुलेट के मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसे हम लोग बोध कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ समझते हैं, वही एस्टिमुलेट होता है। जैसे कुर्सी, चेयर, टेबल, आदमी, कुछ भी चीज़ जिसके बारे में हमें ज्ञान हो वो सब एस्टिमुलेट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो किसी दर्शनीय मतलब क्या, कि जो दर्शन देने वाला हो, जो देखने वाला हो, दिखाई दे रहा हो, वैसा वस्तु में उपस्थिति न रहते हुए भी वास्तविकता का बोध करवाना ही मिथ्या प्रतिरक्षण या भ्रम कहलाता है। मिथ्या मतलब क्या होता है, मिथ्या मतलब होता है झूठी, अंधविश्वास, झूठी। ठीक है ना, यही ना होता है मिथ्या मतलब। तो यही है, भ्रम में यही होता है कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो चीज़ें रियलिटी में है नहीं वहाँ पे, और वो चीज़ें रियलिटी में उपस्थित हैं ही नहीं। जैसे आपको रोड पे सांप दिख रहा है, अचानक से सांप देखने के आभास हो गया, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये जो है आपका क्या हो गया, भ्रम हो जाता है। भ्रम मतलब गलत चीज़ों के बारे, गलत आभास होना। ठीक है ना, कोई भी चीज़, चाहे आप कोई चीज़ देखें, चाहे सुनने, जैसे मानिए
कोई व्यक्ति कोई बात कुछ और बोला, ठीक है, अजीब सा आवाज़ आना, सुनाई से संबंधित होगा। देखते होइएगा कि व्यक्ति अपने आसपास जो प्रॉब्लम में रहता है तो उसको मानसिक प्रॉब्लम में रहता है तो अपने आप को एक अलग अलग आवाज़ सुनने का उसके अंदर आभास होगा। उससे लगेगा कि कभी कुछ बोल रहा है, कभी आसपास में कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। इस तरीक़ा से उससे जो है क्या होगा, गलत विश्वास आने लगेगा, मिथ्या होने लगेगा। उसे लगेगा कि आसपास कोई आवाज़ आ रहा है, जबकि रियलिटी में कुछ नहीं आवाज़ है, ठीक है। आप वहीं पे बैठे हैं और कोई मानसिक व्यक्ति आपके बगल में ही बैठा है, लेकिन उसको लगेगा कि अजीब सा आवाज़ हमारे आसपास सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मतलब क्या कि यही उसके अंदर हेलुसिनेशन है, भ्रम है, सुनाई देने से संबंधित, ठीक है। देखने से संबंधित भी हो सकता है, जैसे आप सामने कुछ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है उसको सामने कहेगा कि ओ भूत 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 आ रहा है, भूत आ रहा है, भागेगा, डरेगा, उससे कहेगा कि ओ वह आ रहा है, मुझे ये करने आ रहा है मुझे। मतलब उसके अंदर एक अलग सा जो है भ्रम उत्पन्न हो जाता है, मिथ्या, झूठा सा, जिसका कोई सत्य नहीं होता है। तो यही जो है भ्रम होता है, ठीक है। सीधा समझिए, जो चीज़ें ना हो, जो चीज़ें सत्यता से कोई संबंध ना हो और वह व्यक्ति में उसका आभास हो, फिर भी वही जो है भ्रम कहलाता है, ठीक है। तो यही हेलुसिनेशन हो गया आपका। अब इसका जो प्रकार की बात है, अलग अलग प्रकार है। जैसे एक होता है ऑडिटोरी हेलुसिनेशन, श्रवण संबंधी भ्रम। मैंने पहले ही बताया कि एक सुनाई देने से संबंधित भ्रम होगा। यह सबसे अधिक जो है रोगियों में पाया जाता है। जो मेंटल रोगी होता है ना, उसमें भ्रम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसमें ऑडिटोरी हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहता है, ठीक है। इसमें रोगी को एक ध्वनि सुनाई देती है, उदाहरण के लिए कोई उससे बुला रहा है, जबकि रियलिटी में उसे कोई बुला ही नहीं रहा है। तो एक प्रकार के एडिटोरी हेलुसिनेशन है, मतलब सुनने, श्रवण से संबंधित भ्रम। इसमें व्यक्ति को सुनाई जो है अलग अलग जो है आवाज़ें सुनाई देने लगता है, उसे कोई नहीं बुला रहा होता है, फिर भी उसे लगता है कि कोई बुलाता है। तो इस प्रकार के उसे भ्रम जो है सुनाई से संबंधित आने लगता है। तो पहला ऑडिटोरी हेलुसिनेशन हो गया। आगे देखिए, दूसरा है ऑल्फैक्टरी, ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी, ठीक है ना, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, प्राण संबंधी भ्रम, या इसी को कहिए तो सुगंध, गंध से संबंधित, ठीक है ना। रोगी को खुशबू या बदबू का एहसास होता है, उदाहरण सूंघने पर बदबू आना, ठीक है। प्राण संबंधी भ्रम ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति को गलत जो है उसको क्या होगा, बदबू आएगा, खुशबू आएगा, मतलब उसको जो है एहसास, सुगंध से संबंधित जो है उसके अंदर मिथ्या आ जाएगा। कैसे, जैसे उसके आसपास कोई जो है मीट वीट या कुछ जो है ऐसे पदार्थ नहीं बन रहा है, लेकिन उसको आभास होगा कि वो कहीं बड़ी खुशबूदार बन रहा है, एकदम साफ़ सुथरा जगह, फिर भी उसको लगेगा कि यह काफ़ी बदबू है। मतलब इस प्रकार से उसे जो है भ्रम होगा, किससे, सूंघने से संबंधित, खुशबू से संबंधित, ठीक है, जिससे व्यक्ति को एहसास जो है होता है और ये गलत रहता है। तो दूसरा ऑल्फैक्टरी हो गया। तीसरा है दृश्य भ्रम संबंधी, विजुअल हेलुसिनेशन। अब विजुअल मतलब जानते हैं देखने से संबंधित, यह देखने से संबंधित भ्रम होता है। इसमें रोगी को अजीब डरावनी आकृतियां दिखाई देती है, ठीक है। दृश्य संबंधी जो हेलुसिनेशन होता है यह काफ़ी जो है खतरनाक व्यक्ति को बना देता है, ठीक है। इसमें होता यह है कि व्यक्ति अपने आसपास, अपने सामने जो है अजीबोगरीब जो है तस्वीर देखता है। अजीबोगरीब जो है क्या होता है, एक अलग सा चीज़ें जो है वो देखने लगता है। एक तौर पे भ्रम को आप लोग सपना पर भी मान सकते हैं। जो ड्रीम होता है, ड्रीम में कोई सत्यता होता है, कोई सत्यता नहीं होता, पूर्णतः हुआ गलत होता है, लेकिन आदमी एकदम ड्रीम में एकदम तस्वीर दिखते रहता है, ठीक है। तो यही दृश्य भ्रम वही होता है जिसमें व्यक्ति को देखने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है। व्यक्ति गलत चीज़ों को जो है व्यक्ति जो है न किसी चीज़ के उपस्थिति होते हुए भी व्यक्ति को किसी तस्वीर दिखाई देता है, कोई जो है पिक्चर दिखाई देता है, ठीक है, कोई आकृतियाँ दिखाई देता है और व्यक्ति उससे डर जाता है। तो इस प्रकार के भ्रम व्यक्ति में पाया जाता है, जो कि रियलिटी में होता नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति रोगी पीड़ित रहता है उसको ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जो है पिक्चर, अजीबोगरीब फोटो, आकृतियाँ उससे दिखाई देता रहता है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को, उसी के पास बैठा रहेगा तो नॉर्मल इंसान को नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसको दिखाई देता है, जो कि होता नहीं है, मतलब उसकी भाषा में उसको देता है दिखाई, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यही दृश्य से संबंधित हो गया, विजुअल हेलुसिनेशन। चौथा है माय डियर स्पर्श संबंधी भ्रम, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। यह संवेदना स्पर्श संबंधी भ्रम होती है। इसमें रोगी को अपने शरीर के ऊपर कुछ रेंगने का एहसास होता है, उदाहरण रोगी द्वारा शरीर पर चींटियों के चलने का एहसास। स्पर्श से संबंधी भ्रम होता है, जैसे व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है,
व्यक्ति बैठा हुआ है कहीं पे, उसे अचानक से ऐसा एहसास होगा कि हमें कोई जो है स्पर्श कर रहा है और वो डर जाएगा, ठीक है, हल चिल्लाने लगेगा। फिर से उसे कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि हमारे शरीर पर चींटी जो है रेंग रहा है, जबकि देखेगा तो चींटी है ही नहीं। उसे लगेगा कि हमारे शरीर पर कोई जो है कीड़ा जो है रेंग रहा है। मतलब इस प्रकार से उसको स्पर्श से संबंधित जो है भ्रम होता है। उसे लगेगा कि हमारे शरीर में कुछ चीज़ें छू रहा है, स्पर्श हो रहा है, कोई चीज़ रेंग रहा है। ऐसे गलत भ्रम जो है व्यक्ति में भ्रम जो है आने लगता है, मिथ्या, ठीक है। तो यह स्पर्श संबंधी भ्रम, जिसको याद रखिएगा टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। पांचवा है स्वाद, देख लीजिए, स्वाद ज्ञात संबंधी भ्रम। स्वाद ज्ञात संबंधी भ्रम, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, ठीक है ना, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। इसमें रोगी को स्वाद का आभास होता है, ठीक है। पांचवा है स्वाद संबंधी भ्रम। स्वाद संबंधी भ्रम के मतलब है, देखते होइएगा, कभी कभी तो नॉर्मल व्यक्ति को भी जो है स्वाद गड़बड़ लगने लगता है। तो जो व्यक्ति पीड़ित है मेंटल रोगी से, तो उसको तो होगा ही होगा। उसको तो ये ऑटोमेटिक है कि वो खाएगा कुछ तो उसको गड़बड़ लगेगा, भोजन अलग तरीका का स्वाद लगेगा, तो खाएगा कुछ और स्वाद उसको कुछ और चीज़ का महसूस होगा। तो इस प्रकार से उसको जो है भ्रम आएगा, ठीक है। या फिर नहीं भी खाएगा फिर भी उसके मन में जो है अलग अलग स्वाद के जो है भ्रम आते रहेगा। कुछ खाएगा भी नहीं लेकिन फिर भी उसके मन में जो है स्वाद जो है हमेशा लेते रहेगा। तो यह एक प्रकार का गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होता है। ये कुल 5 प्रकार के होता है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? एक हो गया देखने से संबंधित, सुनने से संबंधित, प्राण मतलब सुगंध से संबंधित, ठीक है ना। एक होता है आपका स्वाद से संबंधित भ्रम, तो इस एक होता है स्पर्श संबंधी भ्रम। तो टोटल भ्रम आपको लिख देना है। और कोई भी भ्रम है इस सब में झूठा है, ठीक है। ये भ्रम झूठा होता है, कोई रियल नहीं है, कोई कुछ नहीं होता है। बट व्यक्ति रोगी में ऐसे चीज़ें देखे जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं, तो इसीलिए उसे भ्रम में कहा जाता है। तो ये हो गया आपका भ्रम यहाँ पे समापन, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश हम दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम लोग चलते हैं भ्रांति क्या है इसके प्रकार को बताएं। एलूजन क्या होता है और राइट इट्स टाइप। तो एलूजन जो है ठीक जो है आपके हेलुसिनेशन के उल्टा है, मतलब भ्रांति के भ्रम के उल्टा भ्रांति है। भ्रांति को हम लोग विभ्रम भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। है एलूजन को विभ्रम भी कहते हैं, ठीक है ना। अब होता यह है एलूजन में, वहाँ पे हम लोग हेलुसिनेशन में क्या देखे हैं कि वहाँ पे कोई चीज़, कोई भी स्टिमुलेट यानी कोई भी वस्तु दर्शनीय जो भी कुछ हो वह उपस्थित जो है क्या होता है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, बट व्यक्ति के महसूस होता है कि है, तो वो तो भ्रम हो जाता है। बिल्कुल वहाँ पे कोई चीज़ अनुपस्थित है, ये चीज़ें हैं। अब है यहाँ पे एलूजन, अब है मेरा भ्रांति। अब भ्रांति में क्या होगा, तो माय डियर, भ्रांति में वातावरण में कोई चीज़ उपस्थित तो होता है, बिल्कुल होता है, भ्रांति चीज़ें उपस्थित होता है, बट लोग इसका गलत जो है अनुभव करते हैं, गलत पहचान करते हैं, ठीक है, या फिर उनको गलत चीज़ें दिखाई देता है। तो यही भ्रांति एलूजन होता है, जिसे हम लोग विभ्रम कहते हैं। यानी इसमें व्यक्ति सत्यता को नहीं पहचान पाता है और वो जो है असत्यता की तरफ जो है चला जाता है। जैसे रोड पे रस्सी बिछा हुआ है, रोड पे रस्सी बिछा हुआ है, अब व्यक्ति अचानक दूर से जो है उससे लगेगा कि वहाँ सांप है, रस्सी को सांप समझेगा, समझ गए। तो ये चीज़ें है, ठीक है ना, समझ गए। तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको क्लियर कर दिया कि भ्रम में कोई चीज़ बिल्कुल नहीं उपस्थित होता है, कोई चीज़ बिल्कुल जो है सत्यता नहीं होता है, ठीक है, कुछ होता ही नहीं है लेकिन व्यक्ति को महसूस होता है तो भ्रम हो जाता है, ठीक है। लेकिन भ्रांति में होता है कि व्यक्ति को गलतफहमी हो जाता है, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति बोलता कुछ और बात है और किसी को सुनाई कुछ और दे देता है, तो ये गलतफहमी हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो भ्रांति यही होता है कि भ्रांति में जो है व्यक्ति किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को गलत पहचान कर लेता है और उसके अंदर उससे संबंधित जो है क्या होता है, भ्रांतियाँ आ जाता है या गलत फहमी हो जाता है। जैसे अगर सुनने से संबंधित कोई व्यक्ति के अंदर भ्रांति होगा तो कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा ज़रूर, ठीक है ना, उस व्यक्ति से बोलेगा कुछ ज़रूर, बट वह व्यक्ति को लगेगा कि ये हमें गाली दे रहा है, ठीक है ना, बोलिएगा आप सही बात, लेकिन उसको लगेगा कि हमारे गलत बात बोल रहा है, हमें गाली तो नहीं दे रहा, हमारे बारे में बुराई तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ होता है, आप उसके बारे में बोल जरूर रहे हैं, उसके बारे में जो है बात जरूर कर रहे हैं या उसको आप बुला जरूर रहे हैं, लेकिन जो आप बुला रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, उसको लगेगा कि हमारे बारे में जो है क्या कर रहा है, गलत बात कर रहा है, हमारे बारे में जो है ये हिनाई बुराई कर रहा है। तो इस प्रकार से, लेकिन वहाँ पे क्या था भ्रम में कि वहाँ पे कुछ नहीं, आप किसी उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, मरीज के बारे में, और लेकिन फिर भी उसे लगता है कि हमारे बारे में बात कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं चीज़ों को।
तो एल्यूजन में जो होता है उसमें हम चीज़ों को गलत तरीके से जो है क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, गलत तरीके से पहचान कर लेते हैं, गलत तरीके से सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से सीधा कहिए तो किसी भी वस्तु एस्टिमुलेट के बारे में गलत पहचान करना, किसी वस्तु के बारे में गलत पहचान करना ही भ्रांति या विभ्रम होता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा वातावरण में, मतलब कोई भी व्यक्ति या रोगी है वह वातावरण में किसी वस्तु के गलत पहचान कर लेता है, ठीक है ना, गलत तरीके से समझ लेता है, तो वही भ्रांतियाँ हो जाता है। ठीक है, अब भ्रांतियाँ में उदाहरण के लिए रस्सी को सांप समझना, जो रस्सी होता है ना उसको सांप समझ लेना। तो देखिए रस्सी तो है ही, ठीक है ना, रस्सी तो है ही, बट उसको हम देख रहे हैं तो हमें वो सांप तरीका से जो है लगता है, अचानक से कहीं दूर रखे रस्सी को। तो यही जो है हमारा क्या हो जाता है, एलूजन हो जाता है, विभ्रम या भ्रांति हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या था दृश्य वाला में कि कोई रियलिटी होता ही नहीं, कोई रस्सी उस्सी रखा ही नहीं है, फिर भी हमें सांप दिखाई दे रहा है, तो वो जो है भ्रम में आ जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन गलत चीज़ों को पहचान कर लेंगे तो वो भ्रांति विभ्रम यानी एलूजन हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। इसके प्रकार में आप लोग देख लीजिए, ऑप्टिक एलूजन है। ऑप्टिक एलूजन का मतलब होता है कि देखने से संबंधित, रोगी द्वारा देखी गई वस्तु को गलत समझना। अब वहाँ पे था विजुअल मतलब दृश्य, मतलब जो दिखने वाला चीज़ें हैं उसके बारे में रोगी के अंदर जो है एक गलत जो है क्या होता है, जो चीज़ें हैं ही नहीं उसको जो है व्यक्ति सत्य मान लेता है, कोई आकृति वगैरह के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्टिक वाला में कि जो वस्तु को व्यक्ति देख रहा है वह वस्तु को गलत समझ रहा है, ठीक है, या उससे गलत पहचान हो रहा है, या उससे वह पहचान नहीं पा रहा है वस्तु को। तो यह एक प्रकार से जो है गलत फहमी होता है। किसी भी वस्तु को देखने के बाद आप उसको ना पहचान पा रहे हैं, रियलिटी आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो यही जो है ऑप्टिक एलूजन होता है, जो देखने के बाद का हेलुसिनेशन होता है, जिसमें व्यक्ति जो है देखी गई वस्तु को गलत समझता है। ठीक है, दूसरा है ऑडिटरी एलूजन। ऑडिटरी एलूजन है रोगी द्वारा सुनी गई आवाज़ को गलत समझना, या तो वह सुनी गई आवाज़ उस वस्तु में उपस्थित होती ही नहीं है, या फिर उस आवाज़ में इतनी क्षमता नहीं होती है कि उससे सच माना जाए। क्या कहा स्पष्ट रूप से कि व्यक्ति द्वारा किसी भी आवाज़ को गलत समझना। ठीक है, गलत समझना का मतलब है कि जैसे आपके पिताजी आप मेंटल रूप से क्या है थोड़ा सा अस्वस्थ है, या कभी कभी नॉर्मल को भी होता है कि आपको पिताजी आपको बुला रहे हैं लेकिन आपको लगेगा कि पिताजी हमको जो है गाली दे रहे हैं, गाली तो नहीं दिए। या फिर दूसरे के ही बारे में ले लीजिए, आपके दोस्त जो है आपको कोई अच्छा बात के लिए बुला रहा है लेकिन आपको अचानक से लगता है कि गाली तो नहीं तो दिया है, हमको गाली दिया है, लगते हैं उससे लड़ाई करने, तो यह गलत फहमी में भी लड़ाई हो जाता है। ठीक है ना, यही हमारा विभ्रम एलूजन होता है, समझ गए, जो आप उसके रियलिटी को नहीं समझते हैं और आपको जो है आभास हो जाता है कि ये हमें कुछ गलत बोला है। तो ये सुनाई जो होगा, सुनने से संबंधित कोई बातें से संबंधित होगा, उसमें गलत जो है बातें को हम लोग क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं, या सुनाई जो देता है वह सच्चाई से हटकर होता है। ठीक है, तो यही जो है ऑडिटोरी होता है। तो वही कहता है कि रोगी द्वारा जो सुना जाता है आवाज़ उसको गलत समझ लेना। ठीक है, या तो वह सुनी गई आवाज़ उस वस्तु में उपस्थित ही नहीं है, मतलब जो वस्तु बोला है वो आवाज़ उस वस्तु का है ही नहीं, या फिर है भी तो इतना नहीं है कि उसके सत्यता का जो है आप सच मान पाए। तो ये ऑडिटोरी सुनने से संबंधित होता है। तीसरा है वही टेक्टाइल मतलब स्पर्श द्वारा भ्रांतियाँ को महसूस करना। उदाहरणार्थ पृथक पृथक नासिका छिद्र में तर्जनी उंगली डालकर दो नासिका छिद्र होने का आभास होना। अब जैसे टेक्टाइल एलूजन है तो इसमें वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बिल्कुल कोई चीज़ स्पर्श नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं रेंगेगा, फिर भी अनुभव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, होगा, यहाँ पे जो है होगा चीज़ें, समझ रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे आपको जो है रेंगेगा, यहाँ पे कोई चीज़ें होगा बट आप उसको गलत अनुभव करेंगे। ठीक है ना, गलत तरीके से आप जो है उसको समझेंगे। तो ये जो है आपका टेक्टाइल एलूजन हो गया, स्पर्श से संबंधित, छूने से संबंधित भ्रांतियाँ। ठीक है, तो यही दो चीज़ें होता है, मैंने बता दिया। अगर एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा तो आपको हेलुसिनेशन भ्रम के बारे में ही पूछेगा 5 नंबर में, तो उसको आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है टोटल, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आता है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है एनीमिया, और जीएनएम में सेकेंड ईयर में आपको मेडिकल सर्जिकल में भी मिल जाएगा और चाइल्ड हेल्थ में भी मिल जाएगा। तो दोनों में आपको यहाँ से कवर हो जाएगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एनीमिया क्या होता है, इसके प्रकार, कारण, ठीक है ना, लॉ एनीमिया या इसी को पोषण एनीमिया भी कहा जा सकता है। इसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार व नर्सिंग प्रबंध लिखे। ठीक है, तो टोटल चीज़ें बताना है एनीमिया के बारे में कंप्लीट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि आखिर एनीमिया होता क्या है। माय डियर, एनीमिया एक असामान्य स्थिति है। एनीमिया एक एबनॉर्मल स्थिति है। ठीक है,
इसमें शरीर में रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता जो है घट जाती है, जिससे शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त में हीमोग्लोबिन यानी एचबी जो है सामान्य से कम हो जाता है। वह शरीर में ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। अब हम लोग कैसे पता करते हैं कि ब्लड कम गया है? तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी जो काउंट होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, सीबीसी काउंट कराते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट ब्लड जो है काउंट, तो उसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब जितने भी घटक है ब्लड का सब के सब उसमें आता है। अब कितना जो है हम लोग जानते हैं कि कितना लेवल में हीमोग्लोबिन बॉडी में रहता है तो नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा जो है फैक्टर निभाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन एचबी हम लोग जानते हैं हमारे ब्लड को कौन रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन से ही जो है हमारा ब्लड जो है लाल दिखता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है हमारे बॉडी में ब्लड कमते जाएगा तो एनीमिया होते जाएगा, और ब्लड कमने का मतलब है आपका शरीर पीला उला दिखने लगेगा, शरीर कमज़ोर होने लगेगा। तो उस स्थिति में एचबी जो है हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में वह जो है कम होता है। कम कैसे होता है? तो जब हमारे बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी में जो ब्लड है उसमें जब हमारा ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड को ब्लड में जो ब्लड होता है, चूँकि हम ऑक्सीजन श्वास लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा जो है प्रदान करता है किसको? ब्लड को, और ब्लड जो है ऑक्सीजन को सभी अंगों तक लेकर जाता है। तो यही ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन का जो बहने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, यही घट जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घटता है, वहन क्षमता घटता है, कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है, तो शरीर में जो ब्लड प्रवाहित होते रहता है उसमें हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है वहन क्षमता कम होता है, वैसे ही जो है आपके हीमोग्लोबिन जो है एचबी का स्तर भी घटने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन को बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, ठीक है। वह शरीर में ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। जाहिर सी बातें हैं, जब ऑक्सीजन का वहन क्षमता ब्लड में घट जाएगा तो शरीर को ब्लड मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना, न ब्लड मिलेगा, और जब ब्लड न मिलेगा तो ऑक्सीजन का क्षमता भी जो है घट जाएगा। तो यही हमारा एनीमिया होता है, समझ रहे हैं। बॉडी में एचबी हीमोग्लोबिन की समान से कम हो जाना मात्रा, ठीक है, यही हीमोग्लोबिन एनीमिया होता है। और ये क्यों होता है? तो जब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन का वहन क्षमता कम हो जाता है, तो धीरे धीरे एचबी का भी मात्रा घटने लगता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप एनीमिया आ जाता है। अब एनीमिया के बहुत प्रकार है, कारण के आधार पर अलग अलग प्रकार है। पहला प्रकार होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है यह लौह पदार्थ के कमी से होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं लौह पदार्थ जो है हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है, यह ब्लड के एक बहुत ही आवश्यक तत्व है, ठीक है। उसके बाद है मेगाब्लास्टिक एनीमिया या फॉलिक अम्ल की कमी से होने वाला एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया या इसी को फॉलिक एसिड के कमी से होने वाला एनीमिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा है परनीसियस एनीमिया यानी घातक एनीमिया कहते हैं। एक होता है सिकल सेल एनीमिया होता है, एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया, एक होता है थैलेसेमिक एनीमिया, और एक होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो माय डियर आप इधर देखिए, ऊपर वाला जो दो है पोषक तत्वों की कमी से जो एनीमिया होता है, जैसे लौह तत्व की कमी से, ठीक है, फॉलिक अम्ल के कमी से, ठीक है ना, पोषण पदार्थों में कमी से अगर एनीमिया होता है तो उसे पोषण एनीमिया कहते हैं। और फर्स्ट ईयर में आपको इसी प्रकार से पूछेगा कि पोषण एनीमिया क्या होता है बताएं, तो आपको आयरन एनीमिया के बारे में लिख दीजिएगा तो ही पोषण एनीमिया हो जाता है। क्योंकि आयरन को हम पोषण के माध्यम से ही लेते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कम जाता है तो फिर उसका गोली लेना पड़ता है आयरन फॉलिक एसिड का। तो यह दोनों क्या है, पोषण से मिलने वाला जो है होता है। अगर पोषण में अगर आयरन और फॉलिक एसिड कम हो जाएगा तो आपको यह एनीमिया होगा, तो यह पोषण से संबंधित एनीमिया होगा, इसीलिए इसे पोषण एनीमिया कहा जाता है। तो फर्स्ट ईयर वालों को अगर पोषण एनीमिया का डिफिनीशन पूछेगा तो आपको लिखना है कि वैसा एनीमिया का प्रकार जिसमें पोषण लेने से पोषक तत्वों की कमी होने से जो है एनीमिया होता हो। एग्जाम्पल के तौर पर लौह तत्व, भोजन में, आहार में लौह तत्वों की कमी से
जो है लौह युक्त एनीमिया होता है, ठीक है, लौह तत्व की कमी से होता है एनीमिया। उसी प्रकार भोजन में फॉलिक अम्ल के कमी होने से जो है फॉलिक एसिड जो है डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है, और यह सब हम भोजन के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही भोजन में कमी हो जाएगा इन सब चीज़ों का, इसीलिए हम इसे पोषण एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया का मतलब है रक्त अल्पता की कमी, ठीक है ना। रक्त अल्प मतलब रक्त का अल्प मात्रा होना, और हीमोग्लोबिन बताता है कि आपका ब्लड का लेवल कम हो रहा है, ठीक है ना, यही एनीमिया होता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। एक बार और इसके टाइप्स को जो है रिपीट कर लीजिए। एनीमिया के प्रकार में लौह तत्व की कमी से एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड एनीमिया, फॉलिक डिफिशियंसी एनीमिया, या इसी को मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। एक होता है पर्निशियस एनीमिया मतलब घातक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसेमिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। तो यह सब जो है एनीमिया होता है, ठीक है, बता दिए। चलिए अब इसके कारण, ये सब एनीमिया होने का बहुतों कारण हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये सब एनीमिया, अभी हम लोग सिर्फ एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं। चूँकि एनीमिया होता क्या है पढ़ चुके, एनीमिया के प्रकार पढ़ चुके, और एनीमिया के जो है हम लोग कारण पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनीमिया का कारण अब पढ़ेंगे कि एनीमिया किन किन चीज़ों के कमी के कारण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पूछ देगा, यानी पोषण से संबंधित एनीमिया पूछ देगा, तो उसको भी हम बता देंगे, ताकि आप लोग को अगर डायरेक्टली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में पूछ दे तो एग्जाम में आप लोग लिख दे, चाहे फर्स्ट ईयर वाले हैं या सेकेंड ईयर वाले। तो पहले एनीमिया समझिए, फिर उसमें से एक आयरन डिफिशियंसी वाले एनीमिया को पढ़ा देंगे, उसका कारण लक्षण सब पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए एनीमिया के कारण होता है कि शरीर से बहुत मात्रा में रक्त को निकल जाना, चोट उट लगने से, एक्सीडेंट वगैरह होने से, ठीक है। स्त्रियों में मासिक धर्म के कारण, मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग होता है स्त्रियों में मासिक धर्म, उसमें भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि 2-3 दिन तक काफ़ी ब्लड निकलता है। आहार नाल में कृमि या परजीवी का संक्रमण, जो आहार नाल जो भोजन लेते हैं उस नली में कोई परजीवी हो जाना, कोई संक्रमण हो जाना, ठीक है, जिससे आपको ब्लड नहीं बनने देगा, ठीक है ना। कुपोषण, बहुत सारे न्यूट्रिशन के कमी यानी कुपोषण होने से भी एनीमिया होता है। भोजन में विटामिन बी की कमी, और विटामिन बी की कमी होगा तो जो है आपको भी जानते ही हैं कि इससे भी एनीमिया हो जाएगा। गर्भावस्था में भी एनीमिया होता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। गंभीर संक्रमण, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कोई घातक संक्रमण हो जाता है व्यक्ति में, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी होता है ख़राब होता है, ब्लड को निर्माण सही से नहीं हो पाता है, तो गंभीर संक्रमण भी कारण बनता है। उसके बाद है अस्थि मज्जा का कार्य कम होना, मतलब जो बोन मैरो है, जहाँ पे हमारा ब्लड जो है बनता है बोन मैरो, वहाँ पे बोन मैरो में कोई जो है समस्या होने से भी चीज़ें हो सकता है एनीमिया। भोजन में लौह एवं फॉलिक अम्ल की कमी, और भोजन में अगर आपका लौह और फॉलिक अम्ल की कमी होगा तो यही जो है हमारा पोषण एनीमिया होता है। तो ऊपर में ये सब एनीमिया के कारण बता दिए हैं, ठीक है, ये सब कारण बता दिए, ये सब कारण आप लोग लिख दीजिएगा। अब आता है यहाँ पे आपके एक और अलग क्वेश्चन। अब तो बता दिए एनीमिया क्या होता है, एनीमिया क्या प्रकार है, एनीमिया के क्या कारण है, बता दिए। अब जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि लौह युक्त की कमी से होने वाला एनीमिया, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि पोषण में कमी से, पोषण एनीमिया के बारे में बताइए, तो पोषण एनीमिया के मतलब क्या कि पोषण में हम आयरन को ही लेते हैं, पोषण में हम फॉलिक एसिड को ही लेते हैं, तो इसी सब के कमी से जो एनीमिया होगा वो पोषण एनीमिया होगा। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ही लिख दीजिएगा, पोषण एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, लौह की कमी के कारण एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। देखिए शरीर में रक्त निर्माण के समय लौह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से हीमोग्लोबिन का पर्याप्त निर्माण नहीं होता है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे ब्लड का आयरन जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह हमारे ब्लड के निर्माण से लेकर हीमोग्लोबिन के निर्माण तक बहुत भूमिका निभाता है, साथ में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को जो है सपोर्ट करता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि शरीर में रक्त निर्माण के समय जब रक्त निर्माण होता है तो वहाँ पे अगर लौह पदार्थ मात्रा कम होगा, उपलब्ध कम होगा या नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा का निर्माण नहीं होगा। और जब हीमोग्लोबिन के पर्याप्त मात्रा का निर्माण नहीं होगा तो रक्त की ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है रक्त में वह भी कम जाएगा, और जैसे ही यह कमेगा तो इसी स्थिति को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं, या यूँ कहा जाए सीधा
सीधा कहा जाए तो शरीर में रक्त निर्माण के समय लौह तत्वों की कमी होना जो है क्या कहलाता है, लौह तत्वों के कमी होने से रक्त में जो है ऑक्सीजन की वहन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम जाता है। और यह सब किस कारण से हो रहा है, आयरन के कमी से। तो आयरन की कमी से हो रहा है, इसीलिए इसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। ठीक है। फॉलिक एसिड भी वही होगा कि फॉलिक या थैलेसेमिक फॉलिक या आप लोग मेगाब्लास्टिक एनीमिया देखें ना, वही है। तो इसमें विटामिन B12 के कमी हो जाता है या फॉलिक एसिड के कमी हो जाता है। देखिए विटामिन B12 हो, फॉलिक एसिड हो, आयरन हो, इन तीनों का कमी से जो ब्लड का कमी आएगा, हीमोग्लोबिन के स्तर में जो कमी आएगा और जिसमें ऑक्सीजन का जो वहन क्षमता कैपेसिटी होगा कम जाएगा ब्लड में, और हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम जाएगा। और चूँकि यह सब तीनों जो है पोषण के थ्रू हम लेते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे फॉलिक एसिड, चाहे हो विटामिन B12 हो, यह सब पोषण के माध्यम से मिलने वाला होता है। और इन सब में अगर कमी आता है मतलब आपको पोषण में कमी है और इसके फलस्वरूप एनीमिया होता है, तो उसे पोषण एनीमिया कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें बता दिए और लौह के कमी से भी एनीमिया बता दिए। तो जो भी आपके पूछेगा लिख दीजिएगा, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। ठीक है। लक्षण की बात करेगा तो एनीमिया के कमी जैसे आयरन डिफिशियंसी या पोषण एनीमिया होगा तो व्यक्ति में क्या क्या होगा, भूख नहीं लगेगा, कमजोरी होगा। बिल्कुल देखिएगा कि किसी को अगर शरीर में ब्लड कम जाता है तो भूख नहीं लगता है। ठीक है। कमजोरी होता है, थकता व्यक्ति जल्दी है थक जाता है, हाथोली और जो नाखून होता है रंगहीन हो जाता है, पीला पड़ने लगता है, गुलाबी नहीं रहता है। ठीक है। शरीर में पीलापन, ठीक है ना, पैलोरनेस हो जाता है और बार बार संक्रमण होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन, रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर घट जाता है। और रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर घटना ही एनीमिया तो होता है ना। तो यही जो चीज़ें हैं व्यक्ति में होता है। ठीक है। तो लक्षण में भूख न लगना, कमजोरी, थकान, नाखून हाथ पैर का जो है नीला पड़ना यानी कम गुलाबी होना। ठीक है। उसके बाद है आगे यहाँ पे देखिएगा शरीर पीलापन पड़ना, बार बार संक्रमण होना, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर घटना। तो ये सब लक्षण है एनीमिया के, यानी लौह युक्त एनीमिया या पोषण एनीमिया के। अब इसका निदान क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक क्या है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन कराइए, लक्षणों की जाँच करवाइए कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ब्लड का जाँच करवाइए, चेस्ट का एक्सरे करवाइए कि जो है फेफड़ा उफड़ा सही तो है, हार्ट उट सही तो है, बोन मैरो का बायोप्सी होता है। ठीक है। बोन मैरो का बायोप्सी किया जाता है या एस्पायरेशन होता है। तो यह सब जो है आपके कुछ जांचें हैं, कुछ निदान है जिसको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, अगर आपको पोषण एनीमिया होता है या फिर आपको एनीमिया हो जाता है, चाहे वो आयरन की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो, B12 की कमी हो, तो क्या उपचार आप कर सकते हैं रक्त की कमी होने पर। माय डियर, रोगी को आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं जैसे फेरस सल्फेट। ठीक है। FeSO2। ठीक है। फेरस सल्फेट जो होता है यह आप देते हैं, जो कि लौह युक्त पदार्थ होता है, यह आयरन सप्लीमेंट होता है जो आयरन की कमी को दूर करता है। गर्भवती महिला को यह टैबलेट लगभग 100 दिनों तक दी जानी चाहिए। ठीक है। आयरन की गोली एक महिला को लगभग 100 दिनों तक दी जानी चाहिए। ओके। उसके बाद है देख लीजिए, अधिक एनीमिया में या आयरन मालएब्जॉर्प्शन की स्थिति में आयरन IM या IV दिया जाता है, जैसे आयरन डेक्स्ट्रॉन। ठीक है। आयरन सर्विटॉल, साइट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। तो यह सब जो है आपको दिया जाता है IV या इंट्रामस्कुलर के माध्यम से। ठीक है। गंभीर आयरन की कमी होने पर। चौथा है गंभीर एनीमिया होने की स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर गंभीर लेवल है, 6 है, 5 है, 4 है, 7 है, तो इन सब स्थिति में जो है ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है। यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे सेफेक्जिम, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। अगर कोई संक्रमण के कारण रक्त की कमी हुआ है तो उसमें पहले संक्रमण को ख़त्म करेंगे तो ब्लड अपने आप बनने लगेगा। तो सेफेक्जिम, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल ये सब संक्रमण वाला एंटीबायोटिक है। ठीक है। आगे है छठा, यदि हुक बर्म हो तो इन्फेस्टेशन हो तो उसका उचित उपचार करना चाहिए। अगर कोई कृमि हो, जैसे आहार नाले में देखें ना कि कृमि का बनना, तो इसके लिए जो है उचित उपचार करेंगे, जैसे अल्बेंडाजोल वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया 6 पॉइंट। चाहें तो आप, चूँकि हम लोग देखे हैं विटामिन B12 का भी कमी होता है, तो इसके लिए विटामिन B12 का भी जो है सप्लीमेंट देंगे, खुराक देंगे। उसके बाद फॉलिक एसिड का भी गोलियाँ देते हैं। ये सब गोलियाँ जो है उपचार प्रबंध करता है एनीमिया का। ठीक है। साथ में आहार में बेहतर जो है सुचारू रूप से जो है आहार को अच्छा करेंगे, भोजन जो है लौह युक्त आहार देंगे। तो ये सब जिससे पोषण ऐसा दे कि जिसमें फॉलिक एसिड भी हो जाए, विटामिन B12 भी रहे, आयरन भी रहे, ये सब चीज़ें अच्छा से ढंग से देने से उपचार व्यक्ति बेहतर होता है। और अगर खतरनाक स्थिति में है, बहुत ब्लड कम है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है।
अगर बोन मैरो ही नहीं काम कर रहा है, अस्थि मज्जा जहाँ पे हमारा ब्लड निर्माण होता है, वहाँ वो अगर बोन मैरो ही काम नहीं किया जाता है तो फिर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, अलग से बोन मैरो को लगाया जाता है। तो ये सब उपचार में आपको जो है होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नर्सिंग प्रबंध। अब इसके देखभाल में आप नर्सिंग प्रबंध एज ए नर्स क्या क्या करेंगे, तो माय डियर मैं नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊँगा आपको, फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप खुद से एज ए नर्स मानिए, एज ए नर्स सोचिए और सोचिए कि कोई पेशेंट को हल्के से लेकर गंभीर एनीमिया तक आप कैसे देखभाल करेंगे। हल्के वाले को तो ब्लड तो चढ़ाएंगे नहीं, उसको दवाई वगैरह पोषण वगैरह को ठीक करके ही उसको ठीक कर देंगे, ठीक है, कुछ सप्लीमेंट वगैरह चलाकर। लेकिन अगर किसी को गंभीर रहेगा तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा गंभीर होगा यानी ब्लड उसका बन ही नहीं रहा है आरबीसी में, आरबीसी का निर्माण ही नहीं हो रहा है बोन मैरो में, तो फिर बोन मैरो को ही जो है अलग से लगवाया जाता है। तो उसमें क्या क्या सहायता आप करेंगे, तो टोटल चीज़ें लिखेंगे। अगर कोई बच्चे में एनीमिया हो रहा है तो उसके माता पिता को आप क्या शिक्षा देंगे। एज ए नर्स आप जितना चाहें आप पॉइंट को लिख सकते हैं अच्छे अच्छे तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक रक्त के कमी, लौह कमी या रक्त के कमी या फॉलिक अम्ल के कमी या कोई भी चीज़ से कमी वाला, या सीधा मानिए कि पोषण एनीमिया के कमी है, पोषण एनीमिया है, तो मरीज को हम क्या क्या चीज़ों का देखभाल करेंगे, क्या क्या जो है दवाइयाँ जो है डॉक्टर जो दिए हैं उसको कैसे अच्छे से देंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है लिखेंगे। रही बात नर्सिंग प्रबंध के अच्छे से लिखने का, तो मैं बता देता हूं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो एनीमिया वाले पेशेंट का नर्सिंग प्रबंध खुद से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, पहले लिखिएगा कि मरीज का जो है आकलन करना, मरीज का ऑब्जर्वेशन करना कि मरीज किस कंडीशन में है, मरीज कितने जो है गंभीर है या मरीज जो है सामान्य है, पहले हम आकलन कर लेंगे। जब आकलन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मरीज गंभीर है या सीवियर है, तो ये पता चल गया। तो अब दूसरा में हम क्या करेंगे, अब हम चालू करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम पोषण के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोषण, भोजन। अब भोजन के लिए आप क्या क्या चीज़ें देंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे जिससे व्यक्ति को जो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन मिले, फॉलिक एसिड मिले, विटामिन B12 मिले, जिससे एनीमिया कम हो धीरे धीरे। तो भोजन पोषण का उचित प्रबंध करना। तीसरा होगा, चूँकि संक्रमण वाला मरीजों को ब्लड बहुत तेज़ी से घटता है, तो संक्रमण का उचित प्रबंध करेंगे, संक्रमण की देखभाल करेंगे, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है मरीज को सहायता करना, मरीज को सहायता करना। सहायता मतलब एनीमिया वाला पेशेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत थकान हो जाता है, पेशेंट जो है टूटा हुआ महसूस करता है अपने आप को, तो उसमें आप कैसे सहायता करेंगे, ठीक है। मरीज को स्वास्थ्य शिक्षा देना। अब स्वास्थ्य शिक्षा में आप कैसे कहेंगे, क्या बताएंगे कि जो है क्या क्या करें कि एनीमिया को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है, तो ये आप स्वास्थ्य शिक्षा में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये 4-5 पॉइंट हम चुनते हैं और उसमें लिखते हैं, ठीक है। दोनों तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट 15-20 पॉइंट लिख दीजिए नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग जो है देखभाल में, नर्सिंग प्रबंध में, या चाहे तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट खोजिए और उसमें 4-4 5-5 लाइनें लिख दीजिए। दोनों तरीका बेस्ट है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। दोनों अच्छे से करा दिए हैं, दोनों ईयर के लिए अच्छे से समझ के इसको पढ़ लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।